रीनीट के बाद अब अगला जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब पेरेंट्स के माइंड में आता है वो ये आता है कि किस स्कोर पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है, क्या रैंक पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है। तो उस चीज़ को देखिए, मेरे को लगता है कि अब तक बहुत सारी वीडियोस आपने देखी भी होंगी और आपको कुछ एक आइडिया भी लगने लग गया होगा। और इस वीडियो में अगेन मैं कोशिश करूंगा कि शायद आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको थोड़ा सा और इंक्रीज अप कर सकूं और आपको हेल्प कर सकूं एक बेटर डिसीजन मेकिंग में। बट इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं डिस्कस करेंगे कि क्या कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि वो तो लगभग सबको आइडिया है ही है और वो पैरेलल ही सेम चलता है और वो पिछली वीडियोज में भी डिस्कस किया हुआ है। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको किन फैक्टर्स पर ध्यान देना चाहिए जब आप गवर्नमेंट कॉलेजेस की काउंसलिंग कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपको कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज देगी इन सारी चीजों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं विशाल कांत रंगा फ्रॉम द टीम द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉर ऑल लेटेस्ट अपडेट्स डू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी। अब समझते हैं सबसे पहले कि जो एमबीबीएस की कट ऑफ रहती है ऑल इंडिया कोटा के अंदर, वो मेजरली किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वो डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर रहे हैं, क्या सीट्स की अवेलेबिलिटी है मार्केट के अंदर, एंड ट्रेंड कैसा चल रहा है, ड्रॉप के लिए चल रहा है, लोग ईगर है एडमिशन लेने के लिए, वो सेंटीमेंट्स कैसे हैं, वो सब चीज़ें एक डिसाइडिंग फैक्टर रहती हैं कि क्वालिफाइंग जो आपका स्कोर है वो क्या रहेगा या जो गवर्नमेंट की कट ऑफ है वो कितने पे बंद होगी। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जैसे यहाँ पर कि मैंने आपको 23, 24, 25 कि कितने अपीयर्ड कैंडिडेट्स थे वो दिखाए। 26 की फिगर अभी क्लियर नहीं है, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो मैंने सेंटर्स विजिट करे थे और भी बच्चों से, पेरेंट्स से बात हुई और लोगों से बात हुई, तो वहां पर ये पता चला कि इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड कम देखने को मिले। बहुत सारी क्लासेस में बच्चे, बहुत सारे एब्सेंट भी आपको देखने को मिले। तो मुझे लगता है कि 20 से 21 लाख होगा। वैसे 21 लाख बहुत हायर साइड पर फिगर मान के चल रहा हूँ। मेरे को लग रहा है 20 लाख 70,000, 80,000, 50,000, 60,000 इसके बीच में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड रहने वाला है। क्वालिफाइड की बात करते हैं तो लगभग जो क्वालिफाइंग होती है वो लगभग 55 से 56% के बीच में रहती है। अगेन मेरे को लगता है कि इस साल वो भी 11 से 12 लाख के बीच में रहने वाली है। अब हम यहां पर बात करते हैं सीट्स की कि कितनी कितनी सीट्स होती हैं। तो आप समझिए कि 2023 की सीट्स आप देख सकते हैं, फिर 24 में लगभग 10% सीट बढ़ गई, 25 में फिर लगभग 10% सीट बढ़ गई। इस साल मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि सीट्स 10% से ज्यादा बढ़ेंगी। लगभग मेरे को लगता है कि आपको अप्रोक्सीमेटली 15-16% का मिनिमम इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। ड्यू टू रीजंस की जो एनएमसी की गाइडलाइंस हैं वो सब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगी। और इसका बहुत ज़्यादा फायदा मुझे लगता है कि प्राइवेट कॉलेजेस भी उठाएंगे। गवर्नमेंट के अंदर अगर मैं बात करूं तो इन टोटलिटी मुझे लगता है कि शायद 4,000 तक की सीट्स बहुत हायर साइड पर आपको इंक्रीमेंट के फॉर्म में देखने को मिल जाए। तो ये है हमारा कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर कर रहे थे, क्या सीट्स रहती हैं वहां पर। उसके बाद हमारा जो अगला स्टेप आ जाता है वो ये आता है कि भाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या कट ऑफ गई थी इन डिफरेंट जो हमारे ईयर्स थे। इसमें आप समझिए कि जो कट ऑफ है, मैंने आपको एक राउंड की कट ऑफ नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि हर साल एक थर्ड, मतलब फर्स्ट राउंड में तो सबको पता है कि कट ऑफ बहुत हायर साइड पर जाती है, बट हम इसमें राउंड 3 और लास्ट राउंड उसकी कट ऑफ में वेरिएशन देख रहे हैं। क्योंकि कई बार पेरेंट्स बहुत अर्ली स्टेज पर क्विट करते हैं या बहुत अर्ली स्टेज पर कोई ऐसा कॉलेज चूज करते हैं जो उनको चूज नहीं करना चाहिए था, तो उसको भी हम समझेंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर अगर बात करूं कि अब देखिए कि 2023 के अंदर अगर मैं बात करूं तो अब देखिए कि लगभग जैसे जनरल कैटेगरी है वहां पर पहले तो राउंड 3 में 22,663 की कट ऑफ थी, देन 23,674 की कट ऑफ देखने को मिली। ऐसी हर राउंड में अगर आप देखेंगे 23, 24, 25 में आप देखेंगे कि लगभग 1,000 से 1,1200 रैंक का जो गैप है वो आपको और देखने को मिल जाता है। तो आपको बेटर ऑप्शंस और ज्यादा मिल जाते हैं अगर आप एक सही समय का इंतजार करते हैं। बट अगर वहीं पर हम कैटेगरी के अंदर देखें तो कैटेगरी में आप देखिए कि आपको और भी ज्यादा जंप देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आप एससी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो एससी कैटेगरी के अंदर जो ये जंप है ये लगभग लगभग 6,000 रैंक का, 7,000 रैंक तक का देखने को मिलता है, तो जो कि बहुत बड़ी फिगर हो जाती है। बट बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, उनका ड्रीम तो एमबीबीएस लेना ही है, तो वो क्या करेंगे कि भाई उनको लगेगा कि ये तो मिल नहीं रही, दूसरा मेरा ऑप्शन मेरे हाथ से चला जाएगा, तो वो बीएमएस, बीडीएस, वेटनरी जो उनका सेकंड ड्रीम है वो उसको चूज कर लेते हैं। बट अगर वो एक सही टेक्निक को फॉलो करें, एक प्रॉपर डेटा को एनालाइज करें, तो मेरे को लगता है वो एक अपने लिए बेटर ऑप्शन जरूर निकाल कर लेकर आ सकते हैं। अब उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि भाई जो 2026 है वहां पर आपको जो कट ऑफ है वो क्या देखने को मिले, वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग
10% का एक्स्ट्रा शिफ्ट वहां पर आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। रीजंस क्या है कि एक तो जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है अपीयर्ड वो कम हो गई, सीट्स जो हैं वो आपको हायर साइड पर देखने को मिली। इसका आपको डेफिनेटली कोई ना कोई बेनिफिट जरूर देखने को मिलेगा, और ये गोल्डन ईयर रहने वाला है आपके एडमिशन के लिए। अगर आप एडमिशन के लिए वर्कआउट कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपका जो स्कोर है वो एडमिशन वाले क्राइटेरिया के आसपास फॉल करता है, तो आपको अर्ली स्टेज पे क्विट भी नहीं करना चाहिए, आपको काउंसलिंग से बाहर भी नहीं होना चाहिए, आपको 100% काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। मान लीजिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 30,200 तक मुझे लगता है कि शायद आपको कट ऑफ देखने को मिले इन जनरल कैटेगरी। अगर आपका रैंक 32,000 भी है, 35,000 भी है, तो भी आप पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि पता नहीं है कि एंड में आकर क्या मूवमेंट आए, एंड में कहीं पर कोई सीट इंक्रीमेंट हो जाए, बच्चे ऑलरेडी सेटल्ड हो और आपको उस चीज का बेनिफिट मिले। तो वो सब चीजें, आप बच्चे तो पढ़ाई कर रहे हैं, पेरेंट्स बैक एंड पर कर सकते हैं, वो हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। मेरी टीम इंश्योर करती है कि वो एंड तक इंश्योर करेगी कि बच्चे की एडमिशन कहीं ना कहीं हो जाए, क्योंकि अगले साल की कोई गारंटी नहीं है। कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम आ गई 1 घंटे के लिए एग्जाम में आपको, तो आपके सारी 365 दिन की मेहनत को खराब कर देता है। अब एक मैंने और पॉइंट यहां पर देखा कि जनरली जो लोग हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि मेरे से बहुत सारे पेरेंट्स मिलने आए, तो मैंने बहुत सारे पेरेंट्स से मीटिंग्स भी करी गूगल मीट पर। तो मैंने एक चीज को देखा कि पेरेंट्स जनरली क्या कर रहे हैं कि वो बड़ी बड़ी स्टेट्स को टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी, यूके, राजस्थान, जहां पर कंपटीशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई है। आपका अगर जो रैंक है वो बॉर्डर लाइन पर है, और आप अपनी जो वर्किंग है वो इन स्टेट्स के लिए कर रहे हैं जहां पर कंपटीशन बहुत हाई रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। आपको टारगेट करना होगा उन स्टेट्स को जहां पर कट ऑफ सबसे ज्यादा लोएस्ट जाती है, और आपको वो चीज चेक करनी होगी अपनी कैटेगरी वाइज, क्योंकि जो एक स्ट्रेटेजी जनरल कैटेगरी की बच्चे की है वो ईडब्ल्यूएस की नहीं हो सकती, वो ओबीसी की नहीं हो सकती, वो एससी की नहीं हो सकती। तो आप अगर जैसे स्क्रीन पर देखिए, यहां पर आपको नजर आ रहा है कि जनरल के लिए जो सेफेस्ट स्टेट्स हैं वो कौन सी है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, मणिपुर, नागालैंड। अगर मैं ईडब्ल्यूएस में जाता हूं, आप देखिए कि एकदम से चेंज हो गया। जनरल के लिए वेस्ट बंगाल एक सेफर स्टेट था, बट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आप सेफर स्टेट मान के चलते हैं तो महाराष्ट्र आ जाती है, उड़ीसा आ जाती है, वेस्ट बंगाल आ जाता है, केरला आ जाता है। आपके ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे। आप अपने ऑप्शंस को एक जेनरिक फॉर्म में मत लेकर चलिए, आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखिए कि आपकी कैटेगरी में कौन सी स्टेट्स बेटर परफॉर्म कर रही हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जब किसी एक बहुत फॉरेन स्टेट में जाते हैं पढ़ने के लिए तो आपको घटिया कॉलेज ही मिलेगा। ये इग्नोरेंस है पेरेंट्स की। बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जो 27,000 रैंक पर बच्चों ने अलॉट करवाए हैं। मेघालय के अंदर कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो बच्चों ने अलॉट करवाए हैं, बट वो पेरेंट्स को नॉलेज ही नहीं थी। उन्होंने किसी कर्नाटका के अंदर जाकर किसी एक ऐसे गांव में कॉलेज ले लिया जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उनको लगा कि कर्नाटका है तो बढ़िया होगा, कि भाई मेघालय है तो शायद पुअर होगा। तो ये उनकी मिस्टेक है। कॉलेज को समझिए, अपने ऑप्शंस को समझिए, देन उसके बाद अपनी काउंसलिंग करिए। और वीडियो को एंड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सबको मैं और समझाना चाहता हूं, वो है वीडिंग आउट रूल। वीडिंग आउट रूल को बहुत सारे पेरेंट्स इग्नोर करके चलते हैं। वीडिंग आउट रूल है क्या? वीडिंग आउट रूल आपकी सिर्फ ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग को इंपैक्ट नहीं करता, वो आपकी स्टेट कोटा काउंसलिंग को भी इंपैक्ट करेगा। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग का एक रूल है, बेसिकली एमसीसी ने, मतलब ये रूल तो बहुत सालों से था, बट ये इन एक्शन पिछले साल से आया। तो आप इस साल भी आपको ये इन एक्शन देखने को मिलेगा। वो ये कहते हैं कि अगर राउंड 3 के अंदर कोई बच्चे को सीट अलॉट हो चुकी है ऑल इंडिया कोटा से, तो वो अपनी स्टेट की काउंसलिंग से बाहर हो जाता है। तो अब मैंने बहुत केसेस में देखे, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग है वो पहले होती है इन स्टेट से। तो होगा क्या कि मैंने देखा है कि यार कि कई बार बच्चा इतना पैनिक मोड पर होता है कि उसको अपनी होम स्टेट में भी सीट मिल सकती है, बट वो पैनिक था या उसको अवेयरनेस नहीं थी। वो ऐसे ऑप्शंस भर देता है कि उसको ऑल इंडिया में सीट अलॉट हो जाती है, और वीडिंग आउट रूल के तहत उस बच्चे को उसकी स्टेट की काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाता है। तो वीडिंग आउट रूल को भी बहुत ध्यान से समझकर फिर फॉलो करके अपनी चॉइस फिलिंग को आगे लेकर जाना है आप सबने। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं इंफॉर्मेटिव रही होगी। और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस पे हर स्कोर वाइज क्या क्या ऑप्शंस बनते हैं वो देखने को मिलेंगे। इंडिया की कौन से टॉप कॉलेजेस हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच।